बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कोर्स के नाजरीन को मेरा सलाम। मेरी रोजी रोटी का जरिया रिक्शा और सवारी का इंतजार करना है। एक दिन सुबह सुबह एक मियाँ बीवी मेरे पास आए और बोले उन्हें लाड़ी अड्डे तक जाना है। सवारी अच्छी थी, किराया भी ज्यादा बनता था, सो मैंने हामी भर ली। उन्हें लाड़ी अड्डे ले गया। मियाँ बीवी को उतारकर मैं मुड़ने ही वाला था कि सामने से एक लड़की आती दिखाई दी। इस ख्याल से कि इसे कहीं जाना होगा, मैंने अपना रक्षा रोक दिया। लड़की की उम्र 25-26 साल के करीब होगी। उसने साड़ी पहन रखी थी और उसकी चाल में खासी लड़खड़ाहट थी। हंसपे तो का वो मेरे करीब आकर रुक गई, बिना कुछ कहे रिक्शे में बैठ गई और मुझे चलने का कहा। मैंने अभी सोचा शायद मेन रोड तक जाना होगा, सो मैंने रिक्शा स्टार्ट कर दिया। रास्ता भर में उसे शीशे में देखता रहा। उसने माथे पर टीका लगा रखा था, जिससे साफ जाहिर था कि वो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती है। थोड़ी ही देर में हम लाड़ी अड्डे के रास्ते दूर आ गए। मैंने रिक्शा रोके बिना ही उससे पूछा, मोहतरमा आपको कहाँ जाना है? हैरत अंगेज तौर पर उसने कोई जवाब न दिया, बल्कि हाथों में पकड़ी गठरी को सीने से लगाकर बैठ गई। ये उसका वाहिद सामान था जो मैंने उसके पास देखा था। मैंने जब सवाल दोहराया तो बोली, आगे ले चले। मुझे लगा शायद इस शहर में नई आई है, इसलिए जगहों का पता नहीं है, शायद जगह देखकर उसे याद आ जाए। सो मैं रिक्शा लेकर चलता रहा, यहाँ तक कि मेन रोड भी खत्म हो गया। मैंने उससे दोबारा पूछा, मोहतरमा आपने बताया नहीं, आपने कहाँ उतरना है? उसने नकार कर गला साफ किया और बोली, जी साहब किसी भी मुसलमान बस्ती में उतार दो। अरे मोहतरमा, यहाँ सारे ही मुसलमान हैं, आपको बताए जाना कहाँ है? जगह का नाम क्या है? क्या आपके पास कोई पता वगैरह है? अगर लिखा हुआ है तो मुझे दिखा दे, मैं आपको वहां छोड़ देता हूँ। तो वो घबराकर बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, जहाँ आपका दिल करे छोड़ दे। उसके जवाब पर मैं भी बौखला गया। भला ये क्या बात हुई? अगर मंजिल का नहीं पता था तो सफर क्यों कर रही थी? मैंने थोड़ा गुस्सा किया तो वो रोने लग गई। उसके रोने से मेरा दिल पसीज गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी। वो किसी फूल की तरह तरोताजा थी और आंखों में बनी जैसी मासूमियत थी। मैंने कहा, देखें मेरा ये मतलब नहीं था, आप जो भी जगह कहेंगी बगैर किराए के मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा। आप मुझे आराम से तसल्ली से जगह बता दीजिए। वो तकरीबन रोते हुए बोली, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, ना ही मेरा इस दुनिया में कोई वारिस है। आप मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे घर में बेशक नौकरानी बनाकर रख लो। मैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाऊंगी और आपसे कोई तकाजा भी नहीं करूंगी। उसने कुछ इस अंदाज से कहा जैसे मैं किसी रियासत का बादशाह हूँ और वो कोई कनीज। आपको बताता चलूं कि मैं एक पाँव से लंगड़ा था, सो मैंने लकड़ी की टांग लगवा ली थी और उसी के सहारे रिक्शा चलाता था। गांव में मुझे कोई रिश्ता देने पर तैयार ना था। वजह एक तो मेरा लंगड़ापन था और दूसरा ये कि मैं कोई और काम नहीं कर सकता था। जाहिर है ऐसे में कौन अपनी बेटी का हाथ मुझे देता। मैंने एक लम्हे को सोचा और फिर लड़की से कहा, ठीक है मुझे कोई मसला नहीं, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तुम बताओ तुम कब शादी करोगी? तो उसने कहा, अभी ले चलो, अगर नहीं तो कुछ दिन दारुल अमान में रह लो, अपनी तरफ से इत्मीनान कर लो, फिर शादी के लिए दिल राजी हो तो मुझे बता देना। यह सुनकर उसकी आंखों में चमक हो। वो बोली, आप बहुत अच्छे हैं साहिब, मुझे और क्या चाहिए? आप मुझसे शादी कर लो, मैं भी शादी करने को तैयार हूँ। मुझे उसकी मासूमियत पर बेख्तियार सी हंसी आ गई। मैंने दिल में सोचा, अगर ये चंद मिनटों में मुझे इतनी सारी मुस्कुराहटें दे सकती है तो मेरी जिंदगी को कितना खुशगवार बना देगी। सो मैंने अपने एक वकील दोस्त को फोन किया और उससे सारी सूरत हाल से आगाह किया और कहा कि मैं अभी इससे निकाह करना चाहता हूँ। इसने मुझे सोच विचार का मशवरा दिया, जिसे मैंने तहम्मुल से सुना और कहा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, मगर मेरा दिल कह रहा है कि ये लड़की मासूम है। खैर उनका काम था समझाना, सो उन्होंने समझा दिया। मुझे कहा कि मैं इस लड़की को लेकर कचहरी आ जाऊं। अभी तक मैंने उसका नाम नहीं पूछा था। आसिफ भाई से बात करने के बाद मैंने उससे नाम पूछा। उसने अपना नाम किरण बताया। उसका नाम भी उसकी तरह खूबसूरत था। मैंने रिक्शा मेन रोड से कचहरी की तरफ मोड़ा और 10 मिनट में कचहरी पहुंच गया। अपने दोस्त के चैम्बर पर पहुंचा तो सबसे पहले उसने मुझे मिठाई की फरमाइश की, जिसे मैंने निकाह तक शुरू कर दिया। मैं इस लड़की से निकाह करना चाहता हूँ। वो मुझे अपने ऑफिस ले गया, कुछ जरूरी इंतजामात किए, चाय पानी का बंदोबस्त किया, अपने चंद दोस्तों को भी मदऊ किया, साथ ही निकाह हुआ और निकाह वाले रजिस्टर का भी बंदोबस्त किया। आसिफ भाई के ऑफिस में उनके 3-4 दोस्त बैठे थे। मेरा शिद्दत से जी चाहा कि किरण के पास कोई चादर वगैरह होती तो वो सर ढांप कर बैठती, मगर उसने साड़ी पहन रखी थी और उसकी लंबी चुटिया कमर पर लहरा रही थी। खैर मैंने जैसे तैसे बर्दाश्त किया। निकाह का वक्त पता चला कि किरण ने अभी अभी इस्लाम कबूल किया है। वो 2-3 दिन पहले मुसलमान हुई है
اور ابھی تک اسے نماز روزے کا نہیں پتا۔ خیر مجھے کوئی خاص حیرت نہیں ہوئی کیونکہ اپنے حلیے سے وہ غیر مذہب ہی لگتی تھی۔ آصف بھائی نے اسے ایک اور سوال کیا کہ وہ کنواری ہے یا نہیں، تو اس سوال پر اس نے جب سانس لی، آصف بھائی نے اسے اس کی شرم و حیا سے تعبیر کیا اور خود ہی کھانا پر کر دیا۔ خیر باقی معاملات کے بعد ہمارا نکاح ہو گیا، ہم میاں بیوی کے بندھن میں بندھ گئے۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے اچانک میری اہمیت سب کی نظروں میں بھر گئی ہو۔ گاؤں کے جو لوگ کہتے تھے کہ مجھے کوئی بھی اپنی لڑکی نہیں دے گا، جب وہ میرے ساتھ کرن کو دیکھیں گے تو لازمی حیران ہوں گے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اگلے ہی دن رکشے سے چھٹی کروں گا اور اسے اپنے گاؤں لے کر جاؤں گا، اپنے رشتہ داروں سے ملواؤں گا اور ثابت کر دوں گا کہ میرے نصیب میں بھی اللہ نے مجھ سے خوبصورت عورت لکھی تھی جو شکل و صورت کے اعتبار سے لاکھوں میں ایک تھی۔ نکاح کے بعد کے جذبات ہی اور ہوتے ہیں۔ مجھے کرن سے یقیناً محبت محسوس ہونے لگی۔ میں نے اسے بازار سے ایک شال بھی لے کر دی اور اسے رکشے میں بٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ گھر آ کر میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلائی۔ چائے پی کر وہ تازہ دم ہو گئی۔ اگرچہ میں بھی تھکا ہوا تھا مگر شادی کی خوشی اتنی تھی کہ میں اپنی تھکاوٹیں بھول گیا۔ میں نے اسے کہا تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کپڑوں کا جوڑا لے کر آتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے ان کپڑوں میں اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں فٹافٹ بازار گیا۔ جمع پونجی کا تقریباً 50% حصہ میں نے کرن کے لیے کپڑے خریدنے اور کھانے پینے کی چیزوں پر لگا دیا۔ چیزیں لے کر گھر آیا تو وہ میری منتظر بیٹھی تھی۔ میں نے اسے کپڑے دیے اور کہا کہ ہاتھ منہ دھو کر آ جاؤ، تب تک میں کھانا وغیرہ لگاتا ہوں۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کپڑے لے کر نہانے چلی گئی۔ نہا کر نکلی تو اس کا روپ نکھر گیا۔ میں تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ اس کی شہد جیسی نکھرتی رنگت، گلابی ہونٹ اور لمبے لمبے گھنے بال کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا دے۔ میں نے اسے نظر بھر کر دیکھا تو وہ شرما گئی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کسی فقیر کو پرستان کی پری مل گئی ہو۔ میں نے اسے اپنا ہاتھ سے کھانا کھلایا اور اپنی محبت کی گرم جوشی جگائی تو وہ بھی کافی خوش نظر آنے لگی۔ اب اس کی خبرات میں کچھ کمی ہوئی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ 2 گھنٹے میں میری زندگی اتنی بدل کیسے گئی۔ ایسا لگتا تھا میں کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہوں۔ میرا کمرہ جس میں میں اکیلا رہتا تھا، اس کمرے میں میرا ہمسفر بھی آ گیا تھا۔ اس دن اس کی رفاقت پا کر مجھے لگتا تھا جیسے میں نے دنیا کی سب سے بڑی خوشی حاصل کر لی ہو۔ ہماری راتیں اور ہمارے دن خوشیوں کے خمار میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نے کرن کا نام مریم رکھ دیا۔ میں جب بھی اس کے ساتھ خاندان کا پوچھتا، وہ یا تو ٹال دیتی یا ایسے تاثرات دیتی کہ میں دوبارہ پوچھنے کی جرت نہ کرتا۔ میں اسے ابھی بے چین یا پریشان نہیں کرنا چاہتا، سو میں نے زیادہ اصرار نہیں کیا۔ میں ماضی اور مستقبل سے زیادہ حال میں رہنے والا انسان ہوں۔ میں سوچتا نہیں ہوں، سو میں نے ہم دونوں کے رشتے پر خاصی توجہ دی۔ ایک دن میں مریم کو گھمانے پھرانے نزدیک کی پارک لے گیا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کا تعلق غیر مذہبی قبائل سے ہے جہاں عجیب و غریب رسم و رواج ہے۔ وہ بہت کم ہی اپنی بستی سے باہر گئی تھی، سو اس نے اس شہر کو بھی نہیں دیکھا تھا، لہٰذا میں اس کا دل بہلانے پارک میں لے گیا۔ وہ جہاں جا کر بہت خوش ہوئی۔ اسے یہ چیزیں پہلی بار دیکھی تھی۔ میں نے اسے مختلف جھولے بھی دکھائے مگر وہ جھولے پر بیٹھنے سے ڈر رہی تھی۔ پارک میں گھومتے پھرتے ہم ایک دہانے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی ہمیں بار بار گھور رہا تھا۔ میں نے دیکھا اس کی دلچسپی مجھ سے زیادہ مریم میں تھی۔ خیر میں لڑنے جھگڑنے کا قائل نہیں تھا۔ شہروں میں یہ باتیں عام ہوتی ہیں، مگر اب اس کا گھورنا ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا اور اس کی حرکتیں بھی پہلے سے زیادہ مشکوک ہو گئی تھی۔ وہ فون پر کچھ لکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے فون کان سے لگا لیا اور بولا، ہارے کارتوس کہاں ہے تو؟ تیرے لیے بہت بڑی خبر لایا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اس سے نزدیکی اسٹیشن پر ملنے کا کہا اور فون بند کر دیا۔ اب اس نے ہماری طرف دیکھنا بند کر دیا اور ڈھابے سے نکل گیا۔ مریم ان باتوں سے بے خبر تھی مگر میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا، نہ جانے ان لوگوں کی کیا نیت تھی۔ خیر ہم نے جلدی سے کھانا کھایا، میں اسے لے کر ڈھابے سے باہر آ گیا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں نے محسوس کیا کہ کوئی ہم دونوں کا تعاقب کر رہا ہے، مگر جو ہی میں پیچھے مڑ کر دیکھتا مجھے سب کچھ یوں ہی نارمل لگتا۔ میں سمجھ میں نہیں پا رہا تھا کہ کون میرا تعاقب کر رہا ہے۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے میں اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے نماز ادا کی سو مریم کو گھر میں ہی چھوڑ کر خود مسجد چلا گیا۔ اسے سختی سے ہدایت کی کہ کوئی بھی آئے تو دروازہ مت کھولنا، اور اگر میرا بھی کہے تو اس سے کہنا کہ میں مسجد نماز پڑھنے گیا ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں نماز پڑھ کر گھر واپس آیا تو مریم سخت گھبرائی ہوئی تھی، بلکہ اس نے تو باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد کوئی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، اتنی زور سے کہ دروازہ توڑنے کے اندر چاہتا ہو۔ پھر شاید محلے کے کسی آدمی نے بتایا ہوگا تو دروازہ کھٹکھٹانا بند کر دیا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا شاید کوئی
पीछा डराने की कोशिश कर रहा होगा, या फिर मेरा कोई जानने वाला होगा। मैं पहले अकेला था तो मेरे दोस्त कोई लिहाज वगैरह नहीं करते थे, यकीनन उन्हीं में से कोई होगा। मैंने साथ वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे जाने के बाद 2 लोग आए थे। उनको मोहल्ले में पहले कभी नहीं देखा गया, सो मोहल्ले वालों ने उन्हें बाहर निकाल दिया। ये सुनकर मेरा माथा थनका। आखिर वो लोग कौन थे और हमसे क्या चाहते थे? अगली सुबह जुम्मा था, सो मैं घर पर ही था, क्योंकि जुम्मे वाले दिन मैं रिक्शा नहीं चलाता था। मेरी दुल्हन को आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, सो मैं नाश्ता बाहर से ही लाता था। उस दिन भी मैं हलवा पूरी लेने बाहर गया। वापसी पर आया तो दरवाजे पर 2 लोग खड़े थे और मुसलसल दरवाजा बजा रहे थे। मैंने पूछा, तुम लोग कौन हो? तो बिफर गए। बोले, तुमने हमारी छोरी इस घर में रखी है। मैं हैरान हो गया और पूछा, तुम्हारी कौन सी छोरी मेरे घर में? यहाँ सिर्फ मेरी बीवी है और उसका नाम मरियम है। अरे हम सब जानते हैं वो हमारी बीवी है, तुमने उसे जबरन यहाँ रखा हुआ है। हम तुम्हारी छोरी ढेर कर रख देंगे। अभी दरवाजा खोलो और उसे हमारे हवाले करो। उन लोगों का हुलिया भी औरतों जैसा था, सर पर चोटियां बांधी हुई थी और गले में अजीबोगरीब पट्टे डाले हुए थे। मैंने उनकी बदमाशी देखी तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने हलवा पूरी साइड पर रखी और बाजू चढ़ाकर बोला, हिम्मत है तो लेकर दिखाओ। मेरी बीवी को ये मेरा मोहल्ला सब लोग यहाँ मुझे जानते हैं। अगर ज्यादा चूंच चढ़ा की तो ऐसा पटवाऊंगा कि वापसी अपनी टांगों से नहीं जाओगे। मेरा यही कहना था कि शख्स ने मुझे गिरेबान से पकड़ लिया और बोला, तुम्हारी ये हिम्मत? शायद तुम मुझे जानते नहीं। मेरा नाम कारतूस है और मेरे नाम से बड़े बड़े लोग कामते हैं। हाँ, बिना बंदूक के कारतूस। मुझे भी तुमसे कोई डर नहीं, जो करना है कर लो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। हमारी लड़ाई और शोर सुनकर मोहल्ले के लोग भी जमा हो गए। ये लोग दंगा फिसाद मचा रहे थे, तो किसी ने पुलिस को खबर कर दी। थोड़ी ही देर में पुलिस हमारे दरवाजे तक आ गई। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, मगर इन लोगों का कोई और हल भी नहीं था। पुलिस के आते ही ये लोग डर गए और भागने लगे, मगर पुलिस ने ढाल लिया और पूछा, तुम लोग इस शरीफ आदमी को क्यों तंग कर रहे हो? मोहल्ले वालों ने भी मेरी हमायत की, जिस पर उन लोगों ने बताया कि मैं उनके कबीले की औरत को अपने घर में जबरन कैद किया हुआ है, हालांकि वो उनके खानदान में ब्याही जा चुकी है। पुलिस वालों ने ये सुना तो अपनी लेडी कांस्टेबल को भी साथ ले आए और घर की तलाशी लेने को कहा। मरियम इस सब से बहुत खौफजदा हो चुकी थी और खौफ से थर-थर कांप रही थी। मैंने पुलिस को अपना निकाहनामा भी दिखा दिया। पुलिस को यकीन दिलाने में मैं कामयाब हो गया, तो पुलिस उन लोगों को अपने साथ थाने ले गई। उनके जाने के बाद कुछ सुकून हुआ तो मेरे हवास बहाल हुए। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये लोग कौन थे और बिला वजह तो नहीं आए होंगे। जरूर ये मरियम को जानते होंगे। और फिर कल जब हम ढाबे में बैठे थे तो वो शख्स घर मरियम को देख रहा था। उसने फोन पर भी कारतूस नामी बंदे का जिक्र किया था, जबकि उस शख्स ने भी अपना यही अजीब नाम बताया था। खैर, मैंने दरवाजा बंद किया तो देखा मरियम रो रही थी। मेरे दिल में न जाने क्यों अभी भी उसकी मोहब्बत ही थी। मैंने उसके किरदार पर शक नहीं किया। मैंने मरियम को नाश्ता वगैरह करवाया और फिर उसे कहा, मरियम तुम मेरी जिंदगी बन गई हो। अगर तुम मुझे अपनी माजी के बारे में नहीं बताओगी तो मैं कैसे इन लोगों से बच पाऊंगा। खुदा ना ख्वास्ता कभी ये लोग हमें नुकसान पहुंचा दे। मैं तन्हा आदमी हूँ, अगर कहीं कोई नुकसान हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरी खरीदनी पर मरियम ने बताया कि उसका ताल्लुक एक गैर मजहब कबीले से है। ये शख्स जिसने अपना नाम कारतूस बताया था और जो इनके दरवाजे पर बार बार इन्हें आकर धमकाता था, वो इसका नाम नेहात शोहर था और इसके साथ जो नाटे कट का आदमी था ये इसका देवर था। मजीद पूछने पर मरियम ने बताया कि ये लोग 7 भाई थे, उनकी कोई बहन ना थी और अपने कबीले में इन्होंने अपनी फौज नमा बदमाशी की टोली बना रखी थी। ये किसी शख्स से जो बात मनवाना चाहता अपनी ताकत की बना पर मनवा लेते थे। इस इलाके में बज़ाहिर तो सारे शरीफ थे, रस्मो रिवाज के पाबंद थे, मगर हर घर में जैसे बयां करते हो शर्म आती है। गांव में सोने और चांदी के बगैर कोई शादी नहीं होती थी। आने वाली दुल्हन को सोने में लाद दिया जाता था और उसके लिए बेतहाशा इंतजाम किए जाते थे। बाज़ औक़ात लोगों की सारी जमा पूंजी एक ही शादी पर जाया हो जाती थी, जबकि सोने चांदी के बगैर किसी औरत की शादी तौहीन समझी जाती थी। मगर शादी के बाद जो कुछ होता था इस माशरे का कोई सरोकार नहीं। आज से 6 महीने पहले मेरी भी शादी हुई थी। मुझे सोने और चांदी में तोल दिया गया। मेरे माँ बाप को भारी नकद रकम भी पेश की और यूं मैं ब्याह कर कारतूस के घर आ गई। कारतूस की जीत से सारा इलाका डरता था। उसके 6 भाई और भी थे और शायद यही वजह थी कि वो अपनी ताकत पर खासा इतराते थे। शादी वाले दिन घर में कोई औरत ना पाकर मुझे अजीब सी उलझन हुई। इसके बाकी भाई भी मुझे मजाक में चिटचार करने लगे, जो मुझे बहुत नागवार गुजरी। मैं अपने इलाके की रवायत से वाकिफ थी और मुझ पर यह लाजिम था कि मैं अपने देवर और जेठों की भी खिदमत करूं, बल्कि इनकी तस्कीन का भी जरिया बनूं। लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल ये गवारा नहीं करता था। मुझे उनकी बातें बहुत नागवार गुजरी थी। इस दिन अजियत का एक नया सिलसिला शुरू हो गया।
जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं उन लोगों के घर एक खिलौना बन गई थी। मैं सारा दिन उन लोगों की रोटियां बनाती रहती, कोई हिलकर पानी भी ना पीता और सबकी खिदमत मुझ पर फर्ज होगी। सारा दिन काम की थकन और फिर अजियत ना कराते मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं कोई बेल बकरी हूँ जिसे माँ बाप ने खूंटे से बांध दिया। हैरत की बात यह थी कि ये सब भाई मुझे दिन के जल में भाभी कहते थे कबीले वालों के सामने, मगर अब इनकी हकीकत मैं जान गई थी। मैंने पड़ोस में रहने वाली एक बड़ी औरत पर भरोसा करके उसे इशारों के नाते में ये बातें बताने की कोशिश की। वो बोली, मेरे 3 देवर। मैंने तो कभी एतराज नहीं किया कि कौन मेरा शोहर है। तुम नई नस्ल की लड़कियों का न जाने क्या हुआ है, अपना अपना शोहर क्यों करती हो? जिस घर में जितने मर्द होते हैं उन सब की तुम पर जिम्मेदारी है, फिर चाहे वो तुम्हारे साथ जैसा सलूक करे, तुम्हें औरत होने के सबब सहना पड़ेगा। यही हमारे रस्मो रिवाज है और इन्हीं पर तुम्हें चलना पड़ेगा। तुमने बाहर की दुनिया देखी नहीं है, वो दुनिया इससे भी बुरी है। मैंने दयानी की बातें सुनी तो मुझे सख्त हैरत का झटका लगा, और ये बुराई हर घर में खामोशी से जारी थी, शायद इसलिए कि लोग शादियों पर ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते थे। मैं तो जैसे ही जवान हुई ब्याह दी गई। मुझे इन बातों का इल्म नहीं था, मगर शायद मेरे अंदर एक पाक रूह थी जिसने कभी भी इस गंदगी को कबूल नहीं किया। मैंने अपनी बस्ती से भागने का फैसला कर लिया, मगर मुझे अपनी मंजिल का नहीं पता था। बस्ती से थोड़ी दूर आकर लाड़ी अड्डा आता था जिसमें बसें खड़ी थी। मैं यूं ही एक बस में चढ़कर बैठ गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगी, बस एक खौफ ने दिल में जगह बना रखी थी। बस का सफर खासा लंबा था। नान से बैठी गई, कम से कम अपनी बस्ती से दूर निकल आऊंगी। इस बस्ती में एक नौजवान जोरा बैठा हुआ था। आदमी के चेहरे पर दाढ़ी थी, जबकि औरत ने बुर्का ओढ़ रखा था। मैं उन्हें हसरत से देख रही थी। मैंने देखा सामने वाली सीट पर बैठा एक शख्स दिल जमी से उस बुर्के वाली औरत को देख रहा था। बुर्कापोश लड़की के मर्द की नजर जब उस आदमी पर पड़ी तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने इसे बेतकत सुना दी और बस का सारा मामला उस पर चढ़ तोड़ा। कंडक्टर ने भी उसकी खासी सर्जिश की और इसे बस से बाहर निकाल दिया। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुई कि क्या कोई मर्द अपनी औरत की इतनी हिफाजत कर सकता है, जबकि हमारे इलाके में इस बात को फख्र की अलामत समझा जाता है कि कोई मर्द किसी औरत में दिलचस्पी ले। ऐसा होता तो औरत का मालिक उस औरत को कुछ अरसे के लिए पैसों के एवज उसके हवाले भी कर देता। मेरे लिए इस आदमी का ये रवैया उम्मीद की किरण थी। मालूम करने पर पता चला कि ये मुसलमान है। मैंने उसी दम फैसला कर लिया कि शादी करूंगी तो किसी मुसलमान मर्द से जो अपनी औरतों की इतनी हिफाजत करते हैं। तभी जब मैं आपके रिक्शे पर बैठी थी तो मैंने कहा था किसी मुसलमान बस्ती में मुझे उतार दे, और फिर जब आपसे मिली तो मुझे लगा कि आप वाकई शरीफ इंसान है। और यकीन माने, आपने कारतूस से जो कल लड़ाई की, मेरे लिए उससे बड़ी कोई बात नहीं। मुझे तहफ़्फ़ुज़ का ऐसा एहसास हुआ कि मैं आपकी गुलाम बन गई हूँ। उम्र भर आपको अपने सर का ताज बना कर रखूंगी। खुदा के लिए मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए, मैं कभी आपका एहसान नहीं भूलूंगी। ये कहकर उसने अपना सर मेरे कदमों में रख दिया, मेरे हाथों को चूमने लगी और बेइंतहा रोते हुए बोली, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे नाम पर जीऊंगी, तुम्हारे नाम पर मरूंगी, कहोगे तो जान भी दे दूंगी, लेकिन खुदा के लिए मुझे खुद से जुदा मत करना। यहाँ आकर इस घर में मुझे जो सुकून मिला है वो सुकून शायद मुझे मरने के बाद भी नसीब ना हो। मेरी आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। वाकई इस्लाम कितना अजीम मजहब है जिसने औरत के हकूक को इस तरह से बयान किया कि उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत यकीनी हो गई। मैंने मरियम को सीने से लगा लिया और उसे यकीन दिलाया कि मैं उसको सच्चाई की कदर करूंगा, कभी भी उसे नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है और रहेगी। ये सुनकर वो खुशी से निहाल होगी। उसके बाद मैंने उसे कुरान पाक पढ़ाना सिखाया, कलमा शहादत सिखाया और नमाज के असूल भी सिखाए। अब वो सोम और सलात की पाबंद है, अपने माजी को भूल चुकी है। हम भी वो जगह छोड़कर एक नई जगह मुंतकिल हो गए हैं। इसके आने से मेरे नसीब ऐसे खुले हैं कि मैंने 1 से 4 रक्शे ले लिए। अब मेरी अच्छी खासी आमदन है, रोज बरोज मेरे रक्शे भरते ही जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि यह सब अल्लाह ने मुझे मरियम के नसीब से अता किया है। अगर मैं उसे धुतकार देता या उसके साथ अच्छा सलूक ना करता तो यकीनन वो बददिल हो जाती और इस मजहब से भी दूर चली जाती। मैंने उसकी इस्लाम से मोहब्बत को सराहा और उसे ना सिर्फ कबूल किया बल्कि इज्जत की जिंदगी भी दी। आज भी वो मेरे साथ बहुत खुश है और मुतमीन है। मैं 2 बच्चों का और 4 रिक्शों का मालिक बन चुका हूँ। अल्लाह हमारी जोड़ी यूं ही सलामत रखे, आमीन। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो उर्दू कोर्स को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार मत करना भूलें।